Hello everyone, welcome to this session of the money supply and inflation. That is your unit third of the advanced बैंक मैनेजमेंट. तो आज हम बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो टुडे इज अ क्लास फर्स्ट ऑफ द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन. इसको हम दो क्लास में कवर करेंगे, राइट? सो टुडे व्हाट द कंटेंट वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. So money, we are going to understand money supply, measures of the money supply, inflation and the causes of the inflation, right? So ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत ही ईजी वे में मैं आपको इन सारे पॉइंट्स के अबाउट अंडरस्टैंड करवाने वाला हूँ, राइट? So let's start with the introduction. That is your what is the money? Just a minute. Okay. So when we talk about the term that is money, what money से हम क्या understand करते हैं? So when we talk about the money, you can understand the very important thing that money is something which is generally acceptable as a medium of exchange and can be converted into other asset without losing its time and value. जब भी हम पैसों की बात करते हैं, so you can understand इट ऑलवेज टर्म एज एन एक्सचेंज और अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जैसे कि मैं बात करूं, अगर कहीं पे हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, ओके, सो आपने देखा होगा कभी भी आप कोई गुड्स लेने जाते हैं, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मुझे ब्रेड लेनी है, ठीक है? तो एक ब्रेड के पैकेट पे भी क्या होता है, एक प्राइस लिखा होता है. सपोज दैट ब्रेड के पैकेट पे 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, राइट? सो दैट मीन्स ये इसका प्राइस है. तो हम क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, right? So a medium of exchange. So whenever we talk about the money, that you can understand it is something which is generally acceptable as a medium of exchange, right? Suppose that मुझे जो है वो दिल्ली से बैंगलोर जाना है, right? सो दिल्ली से अगर मुझे बैंगलोर जाना है तो वहाँ पे मुझे क्या लेना है, वहाँ पे मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, राइट? सो वहाँ पे उस टिकट का भी एक प्राइस फिक्स है, उस टिकट का भी क्या है, एक प्राइस फिक्स है, राइट? सो सपोज दैट वो टिकट है, सपोज दैट मैंने जो टिकट ली है वो 15,000 की टिकट है. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ अ काइंड ऑफ द सर्विसेज, इट इज़ अ काइंड ऑफ द सर्विसेज दैट आई हैव टेकन. सो मैंने क्या लिया, वहाँ पे सर्विसेज ली और उस सर्विस के बदले मैंने उसका जो प्राइस था वो पे करा, राइट? सो मनी इज ऑलवेज अंडरस्टैंड लाइक इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट ऑल्सो विदाउट लूजिंग इट्स टाइम एंड वैल्यू, राइट? सो ये कभी भी अपना टाइम और जो वैल्यू है ये लूज नहीं करता है. ओके, नाउ when we talk about the money, that is commonly accepted medium of exchange and more generally any medium that can be used for the exchange of the goods and services, like we discussed this example of the bread and the services, like bread and the like flight ticket, right? So here हम actually एक goods purchase कर रहे थे और यहाँ पे हमने एक services ली थी, right? So इस तरह से हमने money को understand करा था. Now when we talk about the money, you can understand money is the anything that performs the following four function. अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये फोर फंक्शन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने, ओके? सो व्हेन वी टॉक अबाउट मनी इज द एनीथिंग दैट परफॉर्म द फॉलोइंग फोर फंक्शंस. The first, that is a medium of exchange, measure of value, store of value over time and the standard for deferred payment. अब इसका मतलब समझते हैं, okay? Now when we talk about the very first, that is a medium of exchange. लाइक हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में क्या कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज किससे एक्सचेंज कर रहे थे, थ्रू द मनी, राइट? सो गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर फिजिकल एसेट्स आर प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ द मनी एंड एक्सचेंज्ड using money, and that is a first example of the medium of exchange. Now you can understand the goods and services can also exchange with the money. Second, that is a measure of value. Understand this. When we talk about a measure of value, then money as a measure of value helps in determining the value of goods and services in the economy. जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, राइट, तो इकोनॉमी में जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, ओके, तो उनको उनके मेज़र करती है. जो मनी होता है उनकी जो वैल्यू है उसको मेज़र करती है. जैसे मैंने बोला था कि फ़्लाइट की जो टिकट है वो 15,000 है, ओके? सो फ्लाइट की टिकट का ही मेजरमेंट है. लाइक मनी एज अ मेजर ऑफ द वैल्यू helps in determining the value of goods and services in the economy.
So money is taken as the common denominator while measuring the value of the goods and services in the economy, and therefore with the help of this function everything can be measured in the common denominator or the unit. Okay, so I think this is also understandable to everyone. Whatever we are understanding here, that all are the functions we are talking about. Okay, so basically money is having the four functions. First, medium of exchange. Second is a measure of value. Third is a store of value over time. Okay, and one more important thing I would like to say here, जब मैं आपको जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करा रहा हूँ, यू जस्ट डू नॉट नीड टू ओपन द बुक. ओके, एंड अगर आप बुक खोलते हैं तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड भी होगा. नाउ when we talk about the third point, that is a store of value over time. Okay, so what we understand by the store of value over time, we can understand कि हम एक टर्म का यूज करते हैं, दैट इज सेविंग. लाइक ओके, सपोज दैट आप मंथली में सपोज दैट आप 50,000 अर्न करते हैं एंड आप 10,000 जो है वो सेव करते हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट. सो मनी इज यूज टू सेव परचेजिंग पावर. दैट मीन्स अगर हम 50,000 अर्न करते हैं, दैट मीन्स ये हमारी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है. और अगर इससे हम कुछ पैसा निकाल लेते हैं, दैट मीन्स it is, you can understand as a save of the purchasing power for the future purposes. Okay, so this is money is also used to save the purchasing power from the time income is received until the time it is spent. जब तक इसको खर्च नहीं करते थे तब तक इसको क्या कहा जाता है, that we can understand as a saving the purchasing power for the future reference. Now money is a one such medium in which वन विशेज टू होल्ड वेल्थ. ओके, और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्थ का नाम भी देते हैं कि लाइक आपके पास कितना सेविंग है. ओके, आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन एंड इट इज आल्सो अंडरस्टैंड एज अ बिकॉज ऑफ द परफेक्ट लिक्विडिटी मनी एक्ट्स अ स्टोर ऑफ द वैल्यू. नाउ fourth is a very important term that you can understand, and this is also important from the exam point of view. Now understand fourth term, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर द डिफर्ड पेमेंट. जब भी हम डिफर्ड पेमेंट की बात करते हैं, ओके, दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एज अ पोस्ट पेमेंट. वॉट वी अंडरस्टैंड एज अ पोस्ट पेमेंट. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड when we talk about the post payment, you actually talking about the loans or you actually talking about the borrowings, like जो पैसा आपको फ्यूचर में पे करना है. Okay, so this function of the money has facilitated borrowing and the lending activities and promoted credit. Okay, credit that means udhar, right. So deferred payment that refers to those payment which are to be made at some time in the future. Like future में हमें किसी भी समय उसको पे करना है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर द डिफर्ड पेमेंट. लाइक किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया है 5 लाख का. ओके, सो बैंक से लोन लिया है 5 लाख का फॉर सपोज दैट फॉर द 5 years. दैट मीन्स आफ्टर 5 years इस पर्सन को ये 5 लाख रुपए जो है बैंक को पे करने होंगे. ओके, सो दैट मीन्स इट इज यू कैन अंडरस्टैंड एज अ स्टैंडर्ड फॉर द डिफर्ड पेमेंट. ओके, सो नाउ what we understood here, that is a medium of exchange. The very first thing we understood, medium of exchange, a measure of value. Like medium of exchange you can easily understand goods and services के बदले ये value का measurement करता है. like कोई value का क्या price है ये वो मेजर करता है. थर्ड, अगर हम इससे सेव करते हैं, दैट मीन्स स्टोर ऑफ द वैल्यू ऑफ ओवर टाइम, जो हमारी फ्यूचर की परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है. फोर्थ, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट लाइक लोन और बोरोइंग, इनके स्टैंडर्ड को भी वो करता है, राइट. सो इनके स्टैंडर्ड भी बताता है. So standard for the deferred payment. I hope this thing is clear to everyone, right? Now understand the money supply. When we talk about the money supply, you can understand the money supply in the simple word. If I say that the total amount of the money in the circulation, okay, the total amount of the money in the circulation. अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इस इंडिया में द टोटल मनी सर्कुलेशन, व्हाट वी अंडरस्टैंड, द टोटल मनी सर्कुलेशन. ओके, so the total money circulation, that the total amount of money in circulation, that you can understand as a like the money supply. It is a total amount of the money that you can understand as a currency plus deposit money present in the economy at a particular point of the
टाइम। ओके, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ द मनी है, लाइक करेंसी प्लस डिपॉजिट मनी, ओके, present in an economy at a particular point in time, that you can understand as a money supply. Okay, so when we talk about the money supply, you can understand कि money supply, that is a total amount of the money at a particular point in time. This line is important to understand. ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम कितनी मनी सप्लाई है एक इकोनॉमी में, ये होती है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज अ मनी सप्लाई. सो द स्टैंडर्ड मेजर्स टू डिफाइन मनी यूजली इंक्लूड द करेंसी इन सर्कुलेशन, जो जितने भी करेंसी है सर्कुलेशन में, एंड द डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द डिमांड डिपॉजिट, वो सारे डिपॉजिट जब भी कस्टमर जो पेबल ऑन डिमांड हो, ओके, जैसे डिमांड करी वैसे ही वो कस्टमर, दैट मीन्स दिस इज नोन एज ऑल्सो एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लिक्विड दैट इज लिक्विड अमाउंट, लिक्विड मनी, राइट. So when we talk about the demand deposit, that include all the liabilities which are payable on the demand, okay, and they also include the current deposit, like demand liabilities, like you can understand demand liabilities portion of the saving bank deposit, right. So this you can understand. The record of the total money supply is kept by the central bank of the country, and the change in the supply of the money in an economy can affect the price level of the securities, inflation, rate of exchange, and the business policies, etc. Okay, so I think this is understandable, that what we understand by the money supply, in the simple term you can understand the total amount of the money that is in the circulation, that is in the economy at a particular point of time. Now this standard measures to define money usually include currency in the circulation and the deposit money. Okay, I think this is now understandable to everyone. Okay, now understand that what are the measures of the money supply. Okay, before to this also understand, जब हम बात करते हैं बैंक डिपॉजिट्स की, जब हम बात करते हैं बैंक डिपॉजिट्स की, तो यू कैन अंडरस्टैंड एज अ बैंक डिपॉजिट कितने टाइप के होते हैं. फर्स्ट दैट इज अ करेंट अकाउंट, ओके. सेकंड दैट इज योर फिक्स डिपॉजिट. थर्ड दैट इज योर रिकरिंग डिपॉजिट. लास्ट दैट इज योर सेविंग डिपॉजिट. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड करेंट अकाउंट में कौन सा डिपॉजिट होगा. वी हैव द करेंट डिपॉजिट. ओके, सो करेंट अकाउंट में जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, RD, recurring deposit, and last that is a saving deposit. Okay, now understand the term that is the narrow money. What we understand by the narrow money. Okay, so when we talk about the, look, this is a very important to understand. जब भी हम narrow money की बात करते हैं, you can understand narrow money, that means the most liquid form of the money. That means आपके पास बहुत लिक्विडिटी में पैसा है, राइट. सो नैरो मनी दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी. जब हम नैरो मनी का नाम लेंगे, दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी, दैट इज नोन एज अ नैरो मनी. ओके, दैट इज, इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी दैट सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी. नाउ you know, when we talk about what the advantage of this, its advantage is that it facilitate immediate monetary transactions. Okay, because ये highly liquid है. Okay, ये highly liquid है, that you can understand it facilitate immediate monetary transaction, and hence it is a key measure of purchasing power of the people in an economy. ये जो narrow money होता है, ये जो नैरो मनी है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज योर मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी. और ये जो है मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है परचेजिंग पावर. ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है परचेजिंग पावर, यानी लोगों की जो परचेजिंग पावर है ये उसको रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स ये जो लोग हैं जब चाहें तब इनके पास लिक्विडिटी में मनी है, राइट. सो ये जब चाहें जब कोई भी चीज़ जो है परचेज कर सकते हैं, राइट. सो नैरो मनी इज, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड एज अ मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी, एंड इट एक्चुअली की मेजर ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द people in an economy, right. Now understand another term, that is your broad money. Okay, so what we understand by the broad money, you know, when we talk about the broad money, you can understand that include, you know, that include actually less liquid financial asset.
जब हम ब्रॉड मनी की बात करते हैं, बिकॉज नैरो मनी एंड दैट इज द ब्रॉड मनी एंड बोथ आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर, राइट? So when we talk about the broad money, that actually consists the less liquid financial asset, or you can also understand broad money is actually the less liquid form of the money. Okay, so less liquid financial asset or less liquid form of the money, and it constitute a larger segment of the money supply comprising of both liquid and non-liquid money. Okay, so when we talk about the broad money, you can understand it is a less liquid, and when we talk about the narrow money, you can understand as a most liquid form of the money. Okay, and when we talk about the narrow money, you can understand as a right, narrow money that is a most liquid, and broad money that is a less liquid financial asset, you can understand. Okay, I hope this is understandable for everyone. And when the another point is also here for the broad money, you can understand it usually consists of the deposit that take more than 20 years before they reach maturity for the transaction. Okay, so broad money में usually वो सारे deposit भी होते हैं, it usually consists of the deposit that actually take the more than 20 years. Okay, जिसमें 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है उसको liquid करने में, right? That means आपके हाथ में पैसा आने में 24 आवर्स से ज़्यादा का टाइम लगता है, that you can understand as a broad money. Okay, I hope this is understandable for everyone. Now one more important thing, when we talk about the narrow money, that is the most liquid form of the money, and M1 is known as a narrow money. Okay, and M2 को भी हम represent करते हैं narrow money से, लेकिन अगर हमसे बोला जाए most liquid कौन है, so we will say that is the M1 is the most liquid form of the money, and when we talk about the M4, that is a broad money, that means that is a less liquid. Okay, और इसी का measurement, इसी का measures जो है वो हम understand करने वाले. Okay, now understand the measures of the money supply. You know, when we talk about that money supply के measures, इसका क्या मतलब है? जो भी money supply है, यानी हम इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं, ओके, सो इकोनॉमी में जो भी मनी सप्लाई सर्कुलेट है, ठीक है ना, उसका मेजरमेंट जो है, उसका जो मेजर्स हैं वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले. द वेरी फर्स्ट दैट इज योर मॉनेटरी बेस और द रिजर्व मनी, एंड एज द नेम इट ऑल्सो itself actually representing that M0 is a sum of the currency in circulation plus bankers deposit with RBI and other deposit with the RBI. जब भी हम बात करते हैं M0, दैट इज एक्चुअली अंडरस्टैंड एज अ मॉनेटरी बेस. ओके, आपके सिलेबस में M1, M2, M3, M4 है. ओके, बट यू कैन ऑल्सो नो, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस, like M0 you can understand as a monetary base or the reserve money. So M0 is a sum of the currency in the circulation plus banker deposit with RBI and other deposit with the RBI. Okay, जब भी हम अदर डिपॉजिट विद आरबीआई की बात करते हैं उसमें हम एक्चुअली बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी इरेज. ओके, सो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे अदर डिपॉजिट की, ओके, whenever we talk about the other deposit, you can understand other deposit is actually, other deposit with RBI include the demand deposit of the public financial institutions. Okay, that means जो भी public FI है, जो भी पब्लिक FI है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो उनका जितना भी डिमांड डिपॉजिट RBI के पास है. ओके, दैट मीन्स RBI के पास जितना भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जितना डिमांड डिपॉजिट है प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक द IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, तो वो सारे जो डिपॉजिट हैं वी कैन नो दैट दिस इज अ अदर डिपॉजिट विद द RBI. ओके, सो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है M0 से. M0 में क्या क्या है? M0 इज नॉट इन योर सिलेबस बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो दिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द M0 यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि जो भी करेंसी सर्कुलेशन में वो प्लस जो बैंकर्स डिपॉजिट दैट मीन्स जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका RBI के पास जो भी फंड रखा है, जो भी पैसा रखा है, जो भी डिपॉजिट है वो, plus other deposit with the RBI. Now understand M0 and M1. Okay, so when we talk about M1, because narrow money is, you can understand, is the most liquid form of the money. When we talk about the narrow money, you can understand M1
that is a most liquid form of the money, and this is known as a narrow money. And you can understand the M1 is equal to करेंसी विद द पब्लिक, दैट मीन्स पब्लिक के पास जितनी करेंसी सर्कुलेशन में है प्लस जो डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, राइट, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, जो भी डिपॉजिट मनी है पब्लिक की, you can also understand as a demand deposit with the bank. Okay, so when we talk about the currency with the public plus demand deposit with the bank, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, यू कैन अंडरस्टैंड जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को वो पैसा देना है, राइट. सो जब भी कस्टमर डिमांड करेगा वो पैसा बैंक को देना है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड एज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी. प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, अदर डिपॉजिट दैट मीन्स you can understand that is you can demand deposit of the public FI, demand like the deposit of the foreign central bank and the international FI. Okay, next is the M2. When we talk about the M2, you can understand M2 is equal to the M1, that means narrow money plus, sorry, this is not the narrow money. When we talk about the M2 is equal to, that is M1 plus saving deposit with the post office saving bank. ओके, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो भी डिपॉजिट है वो प्लस कर देंगे M1 में, एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ M2. नेक्स्ट इज द M3. व्हेन वी टॉक अबाउट द M3, दैट इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम. यू नो टाइम डिपॉजिट यू कैन अंडरस्टैंड, सपोज दैट किसी कस्टमर ने FD करी हुई है फॉर द 5 years, दैट मीन्स वो 5 साल तक उस FD को ब्रेक नहीं करेगा, राइट. सो टाइम डिपॉजिट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम. जितने भी टाइम डिपॉजिट हैं वो बैंकिंग सिस्टम में है वो आएंगे ब्रॉड मनी में, राइट. ब्रॉड मनी दैट मीन्स यहाँ से हमने बात शुरू कर दी, दैट इज लेस लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी की. ओके, M4 is a, you can understand M4 is a also the part of the broad money, and you can understand it is a very less liquid form of the money. Okay, so M4 that is equal to the M3 plus all deposit with the post office saving bank excluding NSC. Okay, so M4 में जितने भी M3 हैं वो plus all deposit with the post office saving bank excluding NSC, that you can understand as a M4. Okay, I hope it is clear to everyone. Just let me add one more slide in this so that I can just cover some important points. Just a minute. Okay, now understand when we we actually understood here, we actually understood the two concept here. First concept we understood about the narrow money, and another concept we understood about the broad money. When we talk about the narrow, you can understand the higher liquid form of the money. Okay, when we talk about the broad, you can understand as a lesser liquid form of the money. जब हम बात करेंगे M0, M1, M2, M3, M4. Okay, so that means these all are understand as a measures of the money supply. M0 you can understand as a monetary base, right. M1 जहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, M1 that means जो भी पब्लिक में जो भी करेंसी जो सर्कुलेट है वो, प्लस यू कैन अंडरस्टैंड एज अ डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, you can understand as a currency in circulation plus demand deposit with the bank plus other deposit with the RBI. M2 में क्या आएगा, M2 जो M1 है वो तो रहेगा प्लस M1 प्लस जो भी सेविंग डिपॉजिट है ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो भी सेविंग डिपॉजिट है हमारे पोस्ट ऑफिस, एक मिनट, सेविंग डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, राइट, वो हमारे M2 में. M3 यहाँ से हमारा ब्रॉड मनी शुरू हो गया, दैट मीन्स लेसर लिक्विड फॉर्म शुरू हो गया, जहाँ पे हम N1 को तो रखेंगे प्लस जो भी टाइम डिपॉजिट है विद द बैंक, जो भी टाइम डिपॉजिट है विद द बैंक, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ M3, एंड M4 में M3 तो रहेगा प्लस दैट मीन्स ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, दैट विल बी योर M4. आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन. जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सो इन्फ्लेशन इज जस्ट नोन एज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. सपोज दैट
आज जैसे सपोज दैट कल तक किसी गुड्स का जो प्राइस था वो 5000 था, ओके। नाउ उस गुड्स का प्राइस जो है, या फिर जितने भी अगर हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, ओके। सो कल तक जब हम बोलते थे कि जो गुड्स का प्राइस था वो 5000 था, आज उसका 25000 है, okay. That means you can understand whenever we talking about inflation, that is the general increase in the prices of goods and services, okay. So inflation is actually, inflation को हम हिंदी में क्या वर्ड भी बोलते हैं, that you can understand as a महंगाई, okay. जब हम महंगाई बोलते हैं, काफ़ी महंगाई आ गई है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि काफ़ी महंगाई हो गई, इसका मतलब वहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जनरली हर चीज़ का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। हम क्या बात करते हैं, दैट मीन्स हर चीज़ का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लगभग चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। सो इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, ओके। सो जब भी हम महंगाई की बात करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं महंगाई की, दैट मीन्स अगर कोई चीज़ महंगी हो गई, ओके। सो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ महंगी हो गई, दैट मीन्स वो क्या करेगा, वो अगर महंगाई आ गई, दैट मीन्स वो लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर देगी। जहाँ पे अगर मैं एक बात कहता हूँ, अगर मान लो कि पेट्रोल के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, तो जहाँ पे लोग पेट्रोल जो थे वो 500 का करवाते थे, वहीं पे अब क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, सपोज है पेट्रोल के प्राइस 100 से 150 हो गए, ओके। सो 100 से 150 हो गए, तो जहाँ पे लोग 500 का भरवा सकते थे, अब वहीं पे लोग सिर्फ 300 का भरवाएंगे, ओके, फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कोई चीज़ महंगी होती, दैट मीन्स वहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई, ओके। सो इन्फ्लेशन leads to the fall in the purchasing power, and that is a very important concept from your exam point of view, okay. So when the price of the goods and services rise, each unit of the currency buys fewer goods and services, and that you can understand as a inflation. Now अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है ये इकोनॉमी के लिए सही है या गलत है, ओके। दैट मीन्स इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ओके। सो हम ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन के दोनों ही पॉइंट होते हैं, इन्फ्लेशन के दोनों ही इफेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जब हम बात करते हैं निगेटिव इफेक्ट की, सो निगेटिव इन द सेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी हम निगेटिव इफेक्ट बोलते हैं इन्फ्लेशन का, जब किसी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, सो यू कैन अंडरस्टैंड जो मनी की रियल वैल्यू है, ओके, जो मनी की रियल वैल्यू है वो कम हो जाती है। लुक, कल तक हम कहते थे कि 500 लाइक यू कैन अंडरस्टैंड मनी की जब वैल्यू कम हो जाती है, जब महंगाई आ गई, ओके। सो जब महंगाई आ गई तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मनी की जो रियल वैल्यू है वो कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं बोलता हूँ कि 10 रुपए की वैल्यू है कुछ, सो यू विल से नो, राइट। सो 10 रुपए यू कैन ईजिली स्पेंड ऑन एनीथिंग, राइट, बिकॉज 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई है, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन, दैट मीन्स जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो जो रियल वैल्यू है मनी की वो कम होती जाती है। दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट फॉर द योर इन्फ्लेशन। सेकेंड, जब भी महंगाई बढ़ती है, सो यू नो फ्यूचर के अबाउट एक अनसर्टेनिटी बढ़ती है, फ्यूचर के अबाउट एक अनसर्टेनिटी बढ़ती है। दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होते हैं कम करते हैं। दैट मीन्स इट ऑल्सो लोअर्स द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट, it also lowers the savings and the investment, and that is the second negative impact of the inflation, okay. Now when we talk about the positive impact, you can understand जब भी हम इकोनॉमिक रिसेशन की बात करते हैं, राइट। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका है फॉर द मिटिगेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन। दैट मीन्स ये इकोनॉमिक रिसेशन की हम बात करते हैं, रिसेशन, ओके। सो जब हम इकोनॉमिक रिसेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स इकोनॉमिक रिसेशन एक अनडिजायरेबल इवेंट है कंट्री के लिए, ओके। सो एक अनडिजायरेबल इवेंट है फॉर द कंट्री, सो यू कैन अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन जो है इसके रिस्क को रिड्यूस करता है। सो इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो इस इकोनॉमिक रिसेशन
के इफेक्ट, इकोनॉमिक रिसेशन का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ इन्फ्लेशन. ओके, नाउ when we talk about what are the different causes of the inflation, that you can understand also. Just a minute. Okay, when we talk about the causes of the inflation, there are three basically causes of the inflation. The very first that you can understand as a demand pull inflation. Okay, so जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट दैट इज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सो डिमांड कौन जनरेट करता है? मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई में बताया है, डिमांड इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द बायर्स. ओके, सो डिमांड पुल, राइट. सो हम अगर एक मार्केट की बात करते हैं, ये मार्केट है जहाँ पे बायर्स हैं और जहाँ पे सेलर्स हैं. ओके, महंगाई दैट मीन्स प्राइस किसी चीज़ के जो बढ़ते हैं. ओके, तो जब भी हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन इज व्हाट, इन्फ्लेशन दैट मीन जब भी किसी गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस है वो बढ़ जाए. ओके, और जब इस प्राइस को कस्टमर ही बढ़ा देगा, जब इस प्राइस को कस्टमर ही बढ़ा देगा, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर का कोई रोल नहीं है प्राइस को बढ़ाने में, तब हम इसको कहेंगे कि ये जो बायर है ये इन्फ्लेशन को पुल करके लाया है. ये जो बायर है ये इन्फ्लेशन को पुल करके लाया है, इसलिए हम बोलेंगे दैट मीन्स इट इज नोन एज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ओके, सो डिमांड इज जनरेटेड बाय द बायर्स. जब भी हम कहते हैं गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, सपोज दैट अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, यहाँ पे जितने भी कंट्री में लोग रह रहे हैं इंडिया में, उनकी एवरेज इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है. जब भी एवरेज इनकम इंक्रीज होती है, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट. अब लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई, अब लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं सामान को. ठीक है, जब परचेजिंग पावर बढ़ गई दैट मीन्स डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाएंगी. ओके, जब डिमांड बढ़ जाती है दैट मीन्स जब बायर्स ही प्राइस को बढ़ाना शुरू कर दे, जब बायर्स ही प्राइस को बढ़ाना शुरू कर दे अपनी डिमांड की वजह से, देन वी कैन अंडरस्टैंड एज अ इट इज नोन एज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सो जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाती है. सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स राइजिंग एज अ रियल जीडीपी. ओके, सो ये क्या करता है, ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये जो इकोनॉमी में रियल जीडीपी को इंक्रीज करता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको डिक्रीज करता है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड when we talk about the demand pull inflation, that you can understand right like this. Okay, so आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब भी डिमांड जो होती है वो किसी चीज़ की बढ़ेगी, दैट मीन्स डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी. ओके, दैट मीन्स वो क्या लेके आएगी, वो मार्केट में शॉर्टेज को लेके आएगी, और जब भी शॉर्टेज होगी दैट मीन्स वहाँ पे जो प्राइजेस होंगे वो इंक्रीज होंगे. ओके, सो दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड एज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. Okay, now understand the second cause of the inflation, that is your cost push inflation. Look, जब हम बात कर रहे थे मार्केट की, ओके, जब हम बात कर रहे थे मार्केट की, मार्केट में क्या होते हैं, बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं. ओके, जब ये सेलर मजबूर हो जाएगा, ओके, जब ये सेलर मजबूर है किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को बढ़ाने के लिए, जब सेलर मजबूर हो जाएगा, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इट इज नोन एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. दैट मीन्स जो कॉस्ट है वो पुश कर रही है इन्फ्लेशन के लिए, जो कॉस्ट है वो पुश कर रही है महंगाई के लिए. कॉस्ट इन द सेंस जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है. ओके, जैसे कि जो सेलर है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, अगर जो भी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, सो हम वहां पे कहेंगे दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है जो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, जैसे लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, सपोज दैट पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सपोज दैट पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं दैट मीन्स वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो भी महंगा हो जाएगा, राइट. सो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा यहाँ पे. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी की इनपुट, you can understand the key input, or you can also understand as a cost of production. जब भी cost of production जो है वो महंगा होगा, जब भी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी,
तब हम कहेंगे कि सेलर मजबूर है अपने प्राइस को बढ़ाने के लिए, दैट्स बिकॉज कॉस्ट जो है वो उसको पुश कर रही है, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, सपोज दैट कोई बैलून बेचने वाला है, ओके कोई बैलून बेचने वाला है, और अगर हम कहते हैं कि जो गैस है लाइक हीलियम गैस है उसके प्राइस बढ़ गए, ओके सो डेफिनेटली वो जो बैलून है जो वो पहले कम रेट पे बेच रहा था अब वो ज़्यादा रेट पे बेचेगा क्योंकि हीलियम की जो प्राइस है वो बढ़ गए। ओके सो हीलियम गैस की जो प्राइस है वो बढ़ गए, सो दैट्स वाई वो भी बैलून की प्राइस को बढ़ा देगा, राइट। सो दिस इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। I hope this is understandable for everyone. Now, the reason for the cost of rise in the cost of production, like the higher wages, higher taxes, okay, this will be known as a cost push inflation. जब भी cost of production, like किसी product को एक simple way में बोलूँ, अगर किसी goods को पहले हम बना पा रहे थे 50 रुपए में, बट अब वो जो गुड्स है वो बन के तैयार हो रहा है हमारा 80 रुपीज़ में, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो है हम मजबूर हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सो दिस विल नोन एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, right? I hope this is clear to everyone. Now the third and the last that is not in your syllabus, but understand this, the third and the last, that is a built-in inflation. Okay, so built-in inflation you can understand लाइक ये वर्कर है, ओके और ये जो वर्कर है ये इस कंपनी में काम करता है, ये जो XYZ लिमिटेड में ये जो मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए XYZ लिमिटेड में वर्क करते हैं। सो बिल्ट इन इन्फ्लेशन से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, अब ये मिस्टर ए जो है, राइट, अब ये मिस्टर ए जो है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ओके सो इट अकर्स व्हेन वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस। सो पहले जब इनको 10,000 मिल रहा था, अब 10,000 में ये अपने घर का जो वो है अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं, तो अब ये कंपनी से डिमांड करते हैं कि मुझे 10,000 नहीं, मुझे 15,000 या मेरी जो सैलरी है वो 10,000 से इंक्रीज कर दी जाए। सो दिस विल नोन एज अ बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इट अकर्स व्हेन वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस टू कीप अप to keep up with the like rising living cost. Okay, so living cost को maintain करने के लिए तो जो जब वर्कर डिमांड करता है, right, so this will known as a built-in inflation. I hope this is clear to everyone, right? So इस सेशन में हमने अंडरस्टैंड करा व्हाट इज द मनी, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, दैट ऑल वी अंडरस्टूड। आई होप दिस सेशन इज अ यूजफुल फॉर एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द इन्फ्लेशन। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप what I'm saying the so just like this video and subscribe the channel so that you will notified whenever I am just posting the next video, right? So thank you everyone for joining me in this class. I hope this session will be very useful for you.